हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 11 की जो बिजनेस स्टडीज वाली बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की। तो अभी तक हम चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 7। और चैप्टर 7 आपका जो है उसका नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो पहले तो हम इसके नाम का ही मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि कंपनी को कैसे बनाया जाता है, एक बिजनेस को कैसे हम कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमारी कंपनी कैसे बनाई जाती है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया है कि कंपनी का क्या मतलब होता है, कितने तरह की कंपनी होती है। लेकिन मैं एक बार यहाँ पे भी आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो एज पर लॉ हम कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं। ठीक है, कंपनी हमारी क्या होती है? कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, एज पर लॉ हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं। इसकी एक कॉमन सील होती है, यानी कि एक मोहर होती है। जैसे हम लोगों की एक सिग्नेचर होती है, वैसे कंपनी की अपनी एक सिग्नेचर या मोहर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, और इसकी परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये हो गया कि जब कंपनी एक बार बन जाती है तो उसके बाद चाहे कितने भी ओनर आए या जाएं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी हमारी चलती ही रहती है। और ये इसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की अपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि इसकी ओनर से अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, कंपनी के नाम से कहीं पे भी कोई केस लड़ सकता है। ठीक है, कंपनी के नाम से परचेजिंग हो सकती है, सेलिंग हो सकती है, यानी वो हर एक काम जो एक पर्सन या इंडिविजुअल करता है वो कंपनी कर सकती है, बस एक वो सांस नहीं ले सकती। ठीक है, बाकी एज अ आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो कंपनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है जो कि कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड होती है, जिसकी एक कॉमन सील या मुहर होती है। ठीक है, उसका एक स्टैंप होता है और उसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है और उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको कंपनी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि हम कंपनी बनाते कैसे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम किसी कंपनी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और अगर आप कॉमर्स की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत ही इजी वे में आपको कॉमर्स पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हमारी जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है या कंपनी को हम जिस तरह से बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है कंपनी को बनाना। ये कोई सिंगल पर्सन बिजनेस नहीं है कि बस जब हमारा मन किया हमने एक दुकान खोल दी और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसको बनाना कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर्स। कई लीगल फॉर्मेलिटीज हमको करनी पड़ती है, कई प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, तब जाकर के एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, To fully understand the process, one can divide the formalities into 3 distinct stages. तो अगर हम देखें तो 3 मेन स्टेजेस होती हैं किसी कंपनी को बनाने के लिए। सबसे पहली स्टेज हमारी प्रमोशन की होती है। अभी हम डिटेल में भी समझेंगे कि किस स्टेज में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, दूसरी स्टेज हमारी इनकॉर्पोरेशन की होती है और तीसरी स्टेज हमारी सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल की होती है। तो हमारी ये 3-4 स्टेजेस है। पहली प्रमोशन, दूसरी इनकॉर्पोरेशन, तीसरी आपकी सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल और चौथी हमारी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अगर हम इसको याद करना चाहें तो पिस के नाम से हम याद कर सकते हैं, PISC। पी से हमारा प्रमोशन हो जाएगा, आई से हमारा इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, एस से हमारा सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल हो जाएगा और सी से तो हम बिजनेस को कमेंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रमोशन ऑफ अ कंपनी का क्या मतलब होता है या कंपनी के प्रमोशन से क्या मतलब होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो प्रमोशन का मतलब हो गया कि कंपनी की फर्स्ट स्टेज, किसी कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए जो पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं, पहला स्टेज हम जो करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका प्रमोशन कहलाता है। देखिए इसमें लिखा भी है, प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो प्रमोशन में बेसिकली क्या होता है कि एक आइडिया जनरेट किया जाता है कि हमें किस चीज की या किस तरह की कंपनी खोलनी है। ठीक है, एक बिजनेस आइडिया जो हमारे दिमाग में आता है वही क्या कहलाता है? प्रमोशन कहलाता है। तो प्रमोशन
अलग चीज है और एक होता है प्रमोटर। अब प्रमोटर कौन होता है? तो प्रमोटर वो पर्सन या कंपनी या ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जिनके मन में ये आइडिया आता है कि कौन सी कंपनी खोलनी है, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? प्रमोटर्स कहलाते हैं। तो प्रमोटर्स कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं या फिर कोई अपने आप में एक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इट इन्वॉल्व्स कंसाइविंग अ बिजनेस आइडिया। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? बिजनेस आइडिया का आना, ठीक है, बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। हमारे मन में बिजनेस आइडिया आया और हमने फॉर्म कंपनी को बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, तो वही क्या कहलाता है? प्रमोशन कहलाता है। फॉर्म अ कंपनी सो दैट प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन टू एक्सप्लॉइटिंग अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हम अपने आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप देते हैं, यानी उनको बनाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। If such a person or a group of person or a company proceeds to form a company, then they are to be the promoters of the company। तो ऐसा पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो कंपनी के प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, अपने आइडिया को प्रैक्टिकल वे में ला रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं? वो प्रमोटर्स कहलाते हैं कंपनी के। अब हम बात करते हैं कि एज पर सेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रमोटर कौन होता है या किस पर्सन को हम प्रमोटर कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हिंदी में समझा ही दिया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा है। प्रमोटर किसको हम कह सकते हैं? Who has been named as such in a prospectus or is identified the company in the annual return referred to in a section 92। तो जिसको हमने नेम दे दिया है प्रोस्पेक्टस में कि हाँ यही हमारे प्रमोटर है, उन्होंने कंपनी को आइडेंटिफाई किया है, वही हमारे लिए प्रमोटर्स हो जाते हैं। या फिर हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो शेयर होल्डर है या डायरेक्टर है या फिर कोई और हायर पोस्ट पे है, वो भी हमारा प्रमोटर कहला सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज accustomed to act, however it is provided that nothing in this sub clause shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है कंपनी में कहा जा रहा है कि ये प्रमोटर्स हैं, हम उनको प्रमोटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रमोटर्स के फंक्शंस की या स्टेजेस की बात करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए इसके फंक्शंस की बात करें तो पहला मेन फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यानी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि हमारी कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस तरह का बिजनेस हम मार्केट में कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दूसरा फंक्शन है हमारा फीजिबिलिटी स्टडीज। अब इसमें क्या होता है कि सीधी सी बात है भाई, हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा मन करेगा वैसे ही खोल देंगे। हमारे दिमाग में आइडिया आया है कि हमें इस तरह का बिजनेस करना चाहिए, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, थोड़ा जानकारियां हासिल करेंगे कि हाँ इस तरह का बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमारा बिजनेस लॉस में तो नहीं जाएगा, हमें कैसे फायदा होगा, बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा, मार्केट में इसकी क्या डिमांड है। तो ये सारी जो स्टडीज हम करते हैं वही क्या कहलाता है? फिजिबिलिटी स्टडीज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है नेम अप्रूवल। अब सीधी सी बात है कि अगर हमें अपनी कंपनी बनानी है तो उसका कोई नाम भी हमें डिसाइड करना होगा ना, कोई नाम भी हमें उसका भी अप्रूवल लेना होगा, तो हम नेम के अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो कंपनियां ऑलरेडी एक नाम से हैं तो उनके नाम की हम दूसरी कंपनी नहीं बना सकते। तो एक तरीके से जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है, उसी तरीके से अब हम कंपनी को पैदा करने जा रहे हैं, यानी फॉर्म करने जा रहे हैं, कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो उसका हमें नामकरण भी करना होता है, वही क्या कहलाता है? आपका नेम अप्रूवल कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हमें जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको फिक्स करते हैं हम। उसके बाद का फंक्शन क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब सीधी सी बात है, प्रमोटर क्या है, मन में आइडिया आया, उसने अपनी कंपनी बनाना शुरू कर दिया, उसका नाम वगैरह रखवा लिया, ठीक है। अब लेकिन उसको और भी तो जरूरत पड़ेगी कि कुछ प्रोफेशनल्स आए जो बताएं कि हमें अपने बिजनेस को कैसे फैलाना है, कैसे काम को करना है, क्या क्या मशीनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है बिजनेस में, ठीक है, वही क्या कहलाता है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स कहलाता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब जो कुछ डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होते हैं उनकी प्रिपरेशन करना ही क्या कहलाता है? प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो ये तो थे हमारे प्रोमोटर्स के फंक्शन। अगर हम इन्हें शॉर्ट में समझना चाहें
तो पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है स्टडी करना बिजनेस के बारे में, फिर उसका नामकरण यानी कि नेम रखना, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फिक्स करना, फिर प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट करना, उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें सबमिट करने हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा आ गया क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो हम बिजनेस के जो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं वही हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है कंपनी का। ठीक है, किसी भी कंपनी को बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं पे हम अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हैं कि जो कंपनी हम बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का ओवरऑल पूरा कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है, यही बताता है कि कंपनी कैसी है, उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कहां तक वो कंपनी जा सकती है। ठीक है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। और ये कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी को बनाते वक्त बनाया जाता है और कंपनी में को रजिस्टर्ड किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एक कंपनी के लिए, क्योंकि यही डिफाइन करता है कि कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य होंगे। ठीक है, नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन द इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कोई भी कंपनी ऐसे कोई लीगल वर्क नहीं कर सकती है, एक्टिविटीज नहीं कर सकती है जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में न डिफाइन किया गया हो। जितना उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किया गया है उतने ही वो लीगल एक्टिविटीज कर सकती है, उसके अलावा कोई और चीज नहीं कर सकती। ठीक है, आगे देखते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. The memorandum of association contain different clauses. तो ये कह रहा है कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन 2 है, जिस सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 56 वो कह रहा है कि मेमोरेंडम को कभी भी जो है चेंज या अल्टर किया जा सकता है कंपनी एक्ट के या कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सक्यूज मी। चलिए अब देखते हैं कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस कि उसके कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्लॉजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला नेम क्लॉज है, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी का नेम क्या होगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है कि हमें अपने ऑफिस को कहाँ पे रजिस्टर्ड कराना है। उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। लायबिलिटी क्लॉज है कि हमारी कौन कौन सी लायबिलिटीज है। कैपिटल क्लॉज है, ठीक है, ये 2 बार लिख दिया गया है कैपिटल क्लॉज। ठीक है, वो एक ही बार रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो बनाना कंपलसरी होता है किसी कंपनी के लिए, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी नहीं होता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो करती है या फिर टेबल एफ फॉलो करती है। 2 में से कोई एक चीज फॉलो करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। इन सिंपल टर्म्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाइज द रूल्स दैट कंपनी ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज मस्ट इम्प्लीमेंट व्हेन रनिंग द बिजनेस। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब समझे तो इसमें रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन किए होते हैं कि कंपनी का सिस्टम कैसे चलेगा। यानी कि देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। उसके बाद अंदर जो बिजनेस में हमारे साथ काम कर रहे हैं, कौन स्टाफ किस टाइमिंग पे आएगा, कितने टाइम तक वर्क करेगा, किसकी क्या सैलरी रहेगी, ठीक है, किसकी क्या लिमिट होगी, ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेट करता है। ठीक है, According to section 2 subsection 5 of the Companies Act 2013, articles means the article of association of the company as originally framed or as altered from time to time or applied in the provisions of any previous company law or this act. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग वही चीज कही गई है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम अल्टर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी कंपनी लॉ या एक्ट के थ्रू अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरह के रूल्स होते हैं जो कि इंटरनल मैनेजमेंट में कंपनी के फॉलो किए जाते हैं। यानी कंपनी में जो इंटरनल मैनेजमेंट हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स।
अब सारी चीजें हो गई, तो अब हमें प्रपोज डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए होता है कि जो डायरेक्टर्स हमको रखने हैं उनकी क्या सजेशन है, उनकी क्या राय है, उनके अकॉर्डिंग उनका भी कंसेंट लेना जरूरी होता है, क्योंकि सीधी सी बात है वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा एग्रीमेंट, कि हम कैसे एग्रीमेंट करते हैं। हमारा जो कंपनी हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमारा भी एक एग्रीमेंट होगा ना। एग्रीमेंट में कई चीजें होंगी, कि जैसे कंपनी हमारी सेपरेट एंटिटी है, हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब जितनी भी चीजें होती है, रूल्स और रेगुलेशंस, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो सब एग्रीमेंट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। A declaration stating that all the legal requirements pertaining to the registration have been compiled with is to be submitted to the registrar with the above mentioned documents for getting the company registered under the law। तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब ये हो गया कि जब हमने एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ साइन कर दिया, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए, तो उसको हमें डिक्लेयर करवाना होता है स्टैट्यूटरी से या बोर्ड ऑफ, मतलब कंपनी को रजिस्टर करवाना होता है लॉ के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रार्ड के थ्रू। ठीक है, वही क्या कहलाता है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस along with the above mentioned document necessary fees has to be paid for the registration of the company। तो जब सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, हमें स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी मिल गया, तो उसके बाद हमें कुछ फीस पे करनी होती है अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, कुछ नेसेसरी फीस होती है, वो भी हमें देनी होती है, तब जाकर के हमारी कंपनी पूरी तरीके से फॉर्म हो पाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में हम क्या करते हैं, एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द प्रमोटर्स टू द रजिस्ट्रार्ड ऑफ द कंपनीज अलोंग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस। तो प्रमोटर जो है अपनी एप्लीकेशन जो है कंपनी के रजिस्ट्रार को मतलब कंपनी की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रजिस्ट्रार को देता है और रजिस्ट्रेशन फीस भी देता है। तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार होता है वो आफ्टर ड्यू सिक्योरिटी इशूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो रजिस्ट्रार होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, उसके बाद वो क्या करता है, इनको एक सर्टिफिकेट इशू करता है इनकॉर्पोरेशन का कंपनी के। ठीक है, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है या COI होता है, ये एक एविडेंस या प्रूफ होता है लीगल एग्जिस्टेंस का कंपनी के, कि हाँ ये कंपनी है, लीगली ये कंपनी यहाँ पे वो करती है। ठीक है, तो एक तरह का लीगल एविडेंस या प्रूफ होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी के होने का, एग्जिस्ट करने का। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो हमारा लास्ट फंक्शन है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि पब्लिक कंपनी कैन राइज द रिक्वायर्ड फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय मींस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू करके पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक से जो है कैपिटल फंड्स लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर राइजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक से फंड लेने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करना पड़ता है। सेबी का अप्रूवल होना चाहिए। एज पर द सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी 90% ऑफ द शेयर्स टू बी इशूड टू द पब्लिक। तो 90% शेयर से हम इशू कर सकते हैं पब्लिक को, ये सेबी कहती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि फाइल अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। तो कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ जो है हमें प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी देनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स, बैंकर्स एंड अंडर राइटर्स। हमें ब्रोकर्स का, बैंकर्स का और अंडर राइटर्स का अपॉइंटमेंट करना होता है। उसके बाद इंश्योर दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड, ये भी इंश्योर करना होता है कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। अप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी, उसके बाद कंपनी के कंपनी सिक्योरिटी के एक एप्लीकेशन को लिस्ट करवाना होता है। उसके बाद रिफंड एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसको हम रिफंड करते हैं या एडजस्ट करते हैं। इशू अलॉटमेंट लेटर्स टू सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, और अलॉटमेंट लेटर्स भी इशू करते हैं। मतलब ये सब सारी सेबी की गाइडलाइंस है। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद दो चीजें और बची हैं, बाकी हमारा ये चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पहला है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द प्रोमोटर्स विद थर्ड पार्टीज बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो प्रोमोटर्स जब किसी थर्ड पार्टी से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, वही क्या कहलाता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और दूसरा है आपका प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइंड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, जो कि इनकॉर्पोरेशन के बाद साइन किया जाता है बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले और आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन
ऑफ द कंपनी। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है वो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले साइन किया जाता है वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जिसको प्रोमोटर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू साइन करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस चैप्टर में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें मैंने थोड़ा डीप में वो नहीं बताया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी डिफरेंसिंग वाली जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें मैं डिफरेंस डाल चुकी हूँ, एक वीडियो डाल चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप नया चाहते होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक डिफरेंस वाली सीरीज बना दूंगी। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। एक थॉट भी रह गया है हमारा, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो थॉट एट द हार्ड डेज आर व्हाट मेक यू स्ट्रॉन्गर, यानी कि कठिन दिन ही आपको मजबूत बनाते हैं। यानी अगर हमारे सामने मुसीबतें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो हम सोल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोल्यूशंस का आने के लिए या दिमाग को चलाने के लिए प्रॉब्लम्स का आना बहुत जरूरी है। मुश्किल वक्त आएगा तभी हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकते हैं। अगर हमारे लाइफ में मुश्किल वक्त आएगा ही नहीं, अच्छा ही अच्छा चलता रहेगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कठिन दिन ही हमको मजबूत बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं में हमारा दिमाग चलता है और हम चीजों को आसानी से ले पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, थॉट्स भी आज के समझ में आए होंगे। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो करने का, तो आप मुझे फॉलो करके उस पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।